हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पहले से ज्ञात है, टेंस सीरीज़ हमारी चल रही है और टेंस सीरीज़ में आज हम अपनी तीसरी वीडियो में आपके सामने उपस्थित हैं। और हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तक हमने कवर कर लिया था। आज हमारा जो वीडियो रहेगा, आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे शुरू करते हैं बिना देरी किए। स्टूडेंट, जैसे कि आप वीडियोस को देख रहे हैं, सारी चीज़ें, सारे पॉइंटों को बारीकी से हम आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं। उन्हें अपनी अवस्था अनुसार उन्हें आप नोट डाउन भी करें और साथ साथ उनका एक नोट्स बनाते चलें, ताकि भविष्य में भी आप लोगों को उनका बेनिफिट मिले। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए, आज का हमारा टेंस है, देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डेफिनेशन की अगर बात करें कि हम कैसे पकड़ें, जो हमारे सामने से कोई सेंटेंस लगा है, कोई सेंटेंस दिया है, तो हमारे पास उसमें उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पॉइंटों की मदद से हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए आपको बताएंगे इन सारी चीज़ों को। पहले डेफिनेशन को ध्यान देते हैं कि किस तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट की अगर बात करें, एग्ज़ाम जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें टेंसों को भी पूछ लेता है, वर्ब को भी पूछ लेता है, और टेंस के उसने एक डेफिनेशन दे दिया आपको, एक डेफिनेशन के माध्यम से आपको डेफिनेशन दे दिया और आगे पूछ लिया कि किस टेंस को बिलोंग करती है, किस टेंस से संबंधित डेफिनेशन रखती है, या एक सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस दे करके आपसे उसका टेंस पूछ लिया। इस तरह से भी इसमें एग्जाम पॉइंट उठाए जाते हैं। चलिए डेफिनेशन में चलते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एम्फेसाइज जोड़ देता है, बल देता है, एम्फेसाइज करता है, ये जोड़ देता है, बल देता है। किस चीज पर देता है? द ड्यूरेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, ड्यूरेशन इस टेंस की मुख्य पहचान है। जब ड्यूरेशन होगी, क्या होगी देखिए, ड्यूरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन के साथ किसी एक्शन में लगातार एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, लगातार एक गति बनी हुई है, लेकिन वो एक समय के साथ एक पॉइंट से शुरू होकर एक पॉइंट तक चल रही है। तो एक बिंदु से एक बिंदु तक चल रही है, एक समय के साथ चल रही है, उसमें एक ड्यूरेशन है। तो यही हमारी पहचान मुख्य बन जाती है कि ड्यूरेशन के साथ एक समय के साथ एक ड्यूरेशन जब हमें देखने को मिलती है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, हाईलाइटिंग द कनेक्शन। एक कनेक्शन को भी, एक संबंध को भी हाईलाइट करती है बिटवीन द पास्ट के बीच में और प्रेजेंट के बीच में। पास्ट के और प्रेजेंट के बीच में कैसे कनेक्टिविटी आती है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस टेंस में मुख्य बात यह है कि प्रेजेंट में एक कार्य कंटिन्यू चल रहा है और उसमें एक समय सीमा दी गई है, एक पॉइंट दिया गया, उसमें एक ड्यूरेशन हमारे सामने रखा है। ड्यूरेशन का मतलब होता है एक समय अंतराल, एक समय के साथ। तो इसमें पॉइंट ये है समझने वाला कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू किया था, भूत में शुरू किया था, किंतु वह आज भी चल रहा है। आप समझ लीजिए कैसे चल रहा है, देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, आपको एग्जाम्पल ही बना कर देंगे। चलिए कैसे? कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन एंड हाईलाइटिंग द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। दोनों के बीच में, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कनेक्शन उत्पन्न करता है। देखिए कैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्शंस यानी कि ऐसे कार्य दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए थे, पास्ट में किसी कार्य को शुरू किया था। और क्या कहता है वो? एंड कंटिन्यू टू अप टू द प्रेजेंट, और वो आज प्रेजेंट तक चल रहे हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले यहाँ देख लीजिए, क्या, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। कब से? फॉर 2 years। सेंटेंस को समझिए कैसे दोनों की वो अपने आप में कंटिन्यूटी, कैसे पास्ट को और प्रेजेंट को आपस में जोड़ता है और उनमें कंटिन्यूटी दिखाता है। दूसरा पॉइंट आपको बताया हमने कि एक कार्य, एक एक्शन, एक कार्य स्टार्टेड, जो शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? पास्ट में शुरू हुआ था, उसे पास्ट में शुरू किया गया था। और कब तक? यानी कि एंड हैव जस्ट फिनिश्ड, और ये जस्ट फिनिश भी हुआ है। कैसे? विद, ये बात ध्यान देने वाली है, विद एन एम्फेसाइज ऑन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक समय के साथ। अब देखिए एग्जांपल हमने लिखा, आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूं, बोल रहा सेंटेंस, मैं रह रहा हूं कहाँ? इन दिल्ली में, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। कब से? फॉर 2 years, 2 वर्षों से। आज अगर बात करें हम, हमारे पास क्या है? 2025, और वो कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूं, तो सीधे वो बाल बचाता है कि 2023 से 2023 से वो लगातार दिल्ली में रह रहा है। इट मीन्स आज भी रह रहा है। जो कार्य उसने पास्ट में शुरू किया था, जो कार्य उसने भूतकाल में शुरू किया था, उस कार्य को आज भी वो कंटिन्यू कर रहा है। तो पास्ट के समय को और प्रेजेंट के समय को उसने दोनों को एक साथ मिलाया है और इनको दोनों के कनेक्शन को बताया और इसमें कंटिन्यूटी को लाया है। देख लीजिए आपके सामने लिखा है, आई हैव बीन लिविंग, मैं रह रहा हूं कहाँ? इन दिल्ली में रह रहा हूं। कब से रह रहा हूं भाई? फॉर 2 years, 2 वर्षों से। 2 वर्षों से यानी कि आज की बात कर रहे हैं, बट उसका जो समय कार्य शुरू हुआ था वो पास्ट में शुरू हुआ था, 2 साल पहले शुरू हुआ था, और वो आज भी कंटिन्यू रह रहा है। तो ये पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों की कंटिन्यूटी दिखाता है। आगे देखते हैं क्या बोला उसने, एक्शंस दैट स्टार्टेड, यानी कि एक्शन, कार्य स्टार्ट हुआ था कहाँ? इन द पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में किया था। और कहता है एंड हैव जस्ट फिनिश्ड, और शुरू हो रहा है कहाँ से? यानी कि फिनिश हो रहा है कैसे? विद एन एम्फेसाइज, एक एम्फेसाइज से, एक जोर देते हुए, एम्फेसाइज का मतलब जोर देना, किसी पॉइंट पर जोर देना, ऑन द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन पर जोर देता है। ड्यूरेशन का मतलब समय अंतराल की वह बात करता है, 1 मंथ से, 2 मंथ से, 4 मंथ से, 2 ईयर से, यानी कि 2 ईयर से, 4 ईयर से, 5 ईयर से, इन सारी चीजों से उस समय की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यूजेस हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में जब हम यूज करेंगे, तो सहायक क्रिया हमारे पास होगी हैज बीन और हमारे पास होगा हैव बीन। अब हमारे पास ये सवाल बन जाता है कि भाई हैज बीन और हैव बीन किसके साथ क्या यूज करना है? 2 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, जिस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहां पर ही हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। बट जहां पर हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं और आपको बोला जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ यूज करेंगे। पिछले वीडियो में आपको मैंने इसे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बड़े विस्तार से बताया। आज फिर थोड़ा सा उसमें से लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज और हैव। बीन तो दोनों के साथ आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हैज का प्रयोग जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, हैज का प्रयोग जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है? जब करने वाला कोई एक हो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? जब करने वाला कोई एक हो तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। और जब एक से अधिक हो तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। तो छात्रों हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है। जब कभी भी, मैं बार बार इस बात पर बहुत बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ, इस बात पे बड़ा इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करता हूँ, एम्फेसाइज यानी कि जोर देता हूँ, बताता हूँ, कहता हूँ कि जब कभी भी हमें किसी
टेंस में या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक हैं, तो जब कभी भी एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के सिंगुलर और प्लूरल पर ध्यान देना है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तब जाकर हमारा सेंटेंस सही क्रम में चलता है। चलिए कैसे, देखिए आपके पास रखा है सेंटेंस ये आई हैव। आई एक ऐसा प्रोनाउन सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन में आता है, आपने पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट में पढ़ाया हमने इस चीज को। ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये आई के बारे में एक रूप से स्थायी रूप से आपसे नहीं कहा जा सकता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। क्यों? क्योंकि पूरे प्रेजेंट की अगर आप बात करेंगे, पूरे प्रेजेंट में जहां भी आप प्रेजेंट में यूज करते हैं, ये अपने आप में क्या काम करता है, ये प्लूरल का काम करता है। पूरे प्रेजेंट में प्लूरल होगा। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करें, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अपने साथ वो एम लेता है। चलिए, तो इस चीज़ को हमें समझ लेना है। आई का अपना कोई ठिकाना नहीं है या अपनी कोई उसकी परमानेंट स्थिति नहीं है कि उसे आप कहाँ गिनती करेंगे। फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में आई और बी फर्स्ट पर्सन में उनका अलग से ही प्रोग्राम है, आई और बी के साथ सेल यूज़ करेंगे और बाकी अन्य के साथ सब भी यूज़ करेंगे, तो वहाँ अलग हो जाता है। तो इसका स्थायी रटना नहीं है, इसके मीनिंग को रटना बिल्कुल नहीं है कि आई सिंगुलर है या आई प्लूरल है। तो कई बार ये सिंगुलर भी हो जाता है, कई बार ये प्लूरल भी हो जाता है। अब आई के साथ आप एम यूज़ कर रहे हैं, मैं सिंगुलर का काम कर रहा है, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि आई के साथ हैव यूज़ कर रहे हैं तो ये प्लूरल का काम कर रहा है। बड़ा ध्यान देना है। चलिए मैं एक बार फिर आपसे बता दूं इसमें थोड़ा सा, जब किसी सेंटेंस में समय के साथ उसमें समय की बाध्यता दी जाए, समय की बाध्यता हो और समय के साथ किसी कार्य को किया जा रहा हो तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और यदि वह प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे और अन्य का है तो अन्य के साथ जाएंगे। इसमें ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, इस पॉइंट को फिर एक बार फिर देख लीजिए आप, बहुत बड़ी बात है ये। इस पॉइंट को आप बहुत विस्तार से एक देख लीजिए। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। एक्शंस यानी कि जो कार्य, एक्शन से मतलब कार्य, जो फिजिकल वर्क है आपके, कब शुरू हुए थे, जो पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन कहाँ पहुंचा, एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, और आज वर्तमान तक उस कार्य को किया जा रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। पास्ट में शुरू किया था और पास्ट से शुरू करते 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 आज तक हम आ गए हैं, तो इसी का मतलब हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको बताते हैं इसके बारे में। यहाँ जिस टेंस में आप काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं जिस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है, जो निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है। उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे, निश्चित समय और अनिश्चित समय। चलिए, जो हमारे पास निश्चित समय होगा, निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे आप, सिंस लगाएंगे। किसके लिए, निश्चित समय के लिए। जो हमारा निश्चित समय होगा उस निश्चित समय के लिए हमें क्या लगाना है, सिंस लगाना है, और अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर लगाना है। अनिश्चित समय। अब एक मोटा मोटा सा बात की जाए, थोड़ा सा जर्नल, बड़े देसी अंदाज में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही देसी अंदाज में। निश्चित और अनिश्चित को हम कैसे पकड़ें, क्योंकि निश्चित समय होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। तो इसे अब जनरली कैसे एम्फसाइज करेंगे, कैसे समझे इस चीज को, बड़े ही देसी अंदाज में मैं आपको इसको बताने जा रहा हूं। और इसमें कोई ऐसी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, बस हमें इसे समझना है। चलिए, पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब आप समझ रहे होंगे, जो किसी बिल्कुल एक पॉइंट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, किसी एक बिंदु से कार्य को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 2019 से एक पॉइंट हो गया, निश्चित हो गया।
और आप कहने लगे 10 वर्षों से ये पूरा एक पीरियड हो गया। तो मेरे हिसाब से जर्नली सीखने के लिए अगर किसी कार्य को कहा जाए, बोला जाए, ये एक रिंग बना लेते हैं जर्नली। ये बड़ा ही देसी अंदाज है इसे समझने के लिए। अगर किसी बड़ी ड्यूरेशन की वो बात कर रहा है, ड्यूरेशन के बड़े समय अंतराल की बात कर रहा है, आपके सामने रखता है, माना जैसे उसने बोला मैं मानता हूं इस ड्यूरेशन को मैंने गिनती किया वर्ष में, कितने वर्ष से बात करी, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, तो एक बड़ा अंतराल हो गया, एक बहुत बड़ा पीरियड हो गया। तो बड़े पीरियड को हमने जान लिया क्या कि ये हमारे पास एक ईयर है। अब वर्ष के बाद आप नीचे की तरफ चलेंगे, मंथ से, कितने माह से, तो माह का रिंग या माह का समय वर्ष से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा क्या यानी कि कम होगा, ये मान के चलिए। तो जर्नली मैं बोल रहा हूँ, ये मान के चलिए मेरे हिसाब से ये जो रिंग बना, ये वाला रिंग मंथ हो गया यानी कि माह, ठीक, वर्ष से कम हो गया, लेकिन है तो ये भी समय पीरियड, ये भी तो समय एक पीरियड है, एक अंतराल को बोल रहा है, एक समय के ड्यूरेशन को बोल रहा है। बट उससे कम की बात करें, भाई माह है, माह के बाद आपके पास आ जाएगा सप्ताह, यानी कि ये वाला जो रिंग होगा मेरे हिसाब से सप्ताह हो गया, तो थोड़ा सा कम हो गया, सप्ताह की बात हो गई। अब और भी नीचे की बात करें, इसे सीखने के लिए जब हम पॉइंट की बात करेंगे, पीरियड की हम बात कर रहे हैं, और छोटा कर लीजिए, ये हो गया। तब से इसे आप मेरे हिसाब से, मेरे तरीके से समझने के लिए इसे मान लीजिए दिन, मान लीजिए कितने दिन से, 2 दिन से, तो छोटा रिंग हो गया, समय कम हो गया। ईयर की बात करें तो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा अंतराल हो गया। मंथ की बात करें तो उससे कुछ कम हो जाएगा, और मंथ के बाद अगर बात आप करेंगे सप्ताह, 2 सप्ताह से, तो महीने से तो कम है, महीने का रिंग बड़ा हो गया। और इससे नीचे की बात की इसने कि दिन की बात करें तो दिन का समय और कम हो गया, 1 दिन से, 2 दिन से, तो थोड़ा कम हो गया। अब दिन तक आ गए हम। अब दिन के बाद क्या बचा हमारे पास, दिन की सबसे छोटी इकाई क्या है, दिन से सबसे छोटी इकाई है घंटे, कितने घंटे से, इतने घंटे से, तो और छोटा हो गया, इसे माना चलो हमने घंटे में गिनती कर लिया, ये हो गया हमारे पास घंटे। तो आप समझ के चलिए कि सबसे लास्ट में हम कहाँ पहुँचेंगे, घंटे तक हम आ गए। अब हम बात करेंगे कब से, सुबह से या शाम से। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए दिन को समझने के लिए, एक समय अंतराल के लिए। अब हमारे पास ये क्या बचा सबसे लास्ट में, जो घंटे के बाद अगर कुछ बचा तो वो बचा कब से, अब बताना पड़ेगा हमें। घंटे के बाद क्या, मिनट तो बताओगे नहीं, कई बार मिनट से बता देते हैं, बट मिनट का यूज कम है। अब उसने बोला ये वाला जो पॉइंट है ये पूरा दिन हो गया हमारा, ये दिन है, ये जो लास्ट वाला रिंग है मेरे हिसाब से मैंने इसे दिन काउंट किया है, और दिन का एक अंतराल हो गया। बट दिन को 3 भागों में आप जानते हैं बांटते हैं। एक दिन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 3 पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग, 3 पार्ट होंगे। अगर किसी ने आपसे जर्नली बोला कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आप मुझे बताइए, सोच कर दिमाग लगाइए थोड़ा सा। उसने बोला मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो कौन से सुबह की बात की उसने, आज सुबह की बात की है। कहां से शुरू किया उसने, आज सुबह से बात किया, और आज सुबह एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट से उसने बात की। कहां से बात की, सुबह के पॉइंट से बात की। और जब पॉइंट से उसने बात किया तो पॉइंट के लिए हमें सीन्स लगाना है। ये एक पॉइंट एक निश्चित समय हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और जब उसने ये वर्ष की बात की, माह की बात की, सप्ताह की बात की, दिन की बात की, तो एक ये पीरियड है, बड़ा पीरियड, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा पीरियड, और सबसे बाद में आएगा दिन। और दिन के 3 भाग होंगे, क्या होगा, सुबह, दोपहर और शाम। दोपहर की बात करता है यहाँ, नून की बात करता है, तो हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग, ये हो गया आपका नून। और ये वाला लास्ट पॉइंट आपका हो गया, इधर की हम बात करें, ये हो गया इवनिंग।
अब मेरे को आप बताइए, जब दिन में हमारे पास 3 ही पॉइंट हैं और हम 3 पॉइंटों पर हम बात करते हैं, 3 पॉइंटों पर हम शुरू करते हैं, तो निश्चित है या नहीं है? क्योंकि आप बात कर रहे हैं निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं, अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। निश्चित समय क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? वो अनिश्चित होगा। और उसके लिए हमें क्या लगाना है? जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए हमें सिंस यूज करना है। और जितने हमारे बड़े रिंग हैं, जो समय का अंतराल है, ईयर है, आपका माह है, सप्ताह है, दिन है, आवर है, यानी कि घंटे हैं, उसके लिए हमें फॉर यूज करना है। इस चीज़ को समझ लेना है। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। और निश्चित अनिश्चित समझने के लिए मैंने एक काल्पनिक एक रिंग बनाया है। जनरली बहुत ही देसी अंदाज में आपको निश्चित अनिश्चित का मैंने थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास किया है। जब किसी पॉइंट से बात हम करेंगे, एक बिंदु से बात करेंगे, तो निश्चित समय होगा, उसके लिए सिंस यूज करेंगे। और जब हम किसी पीरियड से बात करेंगे, किसी पीरियड पे जाएंगे, पीरियड की बात करते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे। इसमें हमारे पास जैसे उसने बोला सोमवार से निश्चित हो गया, दिन से अनिश्चित हो गया, 1910 से निश्चित हो गया, 1 वर्ष से अनिश्चित हो गया। इन सारी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है और सीखना है। इस पर भी थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे आप, हो सकता है कि आपकी समझ में आए। और आपको निश्चित अनिश्चित समझाने में ये थोड़ा सा रिंग आपको मेरे हिसाब से बड़ा बेनिफिशियल होगा और इसमें समझ में अवश्य आएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। बोला उसने, he has been working in this factory कब से? for 2 years। ध्यान दीजिए, सेंटेंस में क्या लिखा है हमने? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। He has been working, he has been working कहाँ? In this factory, इस फैक्ट्री में। और कब से? 2 वर्ष से। यानी कि सेंटेंस बोल रहा है कि मैं इस फैक्ट्री में 2 वर्ष से काम कर रहा हूँ। 2 वर्ष से काम कर रहा हूँ का मतलब यानी कि मैंने 2 वर्ष पहले यहाँ पर काम शुरू किया था, 2 वर्ष पहले मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, और आज तक कंटिन्यू लगातार मुझे इस फैक्ट्री में कार्य करते हुए कितने 2 साल हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इसने पास्ट, ये जो है आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट किया है एक दूसरे को। पास्ट में शुरू किया था, पास्ट में काम शुरू किया था, और करते हुए प्रेजेंट तक आ गया हूँ, तो दोनों को कनेक्ट किया है। तो इस चीज़ को समझ लेंगे। देखिए कैसे, आगे देखिए, यहाँ हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। इसने किस चीज़ को बताया? इसने बताया आपको प्रेजेंट परफेक्ट। क्या दिखाया इसने? प्रेजेंट परफेक्ट दिखाया। और बीन ने आपको कंटिन्यू बताया। दोनों को मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके सामने उपस्थित है। देख लीजिए और देखिए, दे हैव बीन सिंगिंग, दे हैव बीन सिंगिंग a song since morning, since morning। यस, देख लीजिए कहाँ से शुरू किया उसने? मॉर्निंग से। और मॉर्निंग मैंने आपको बताया भी वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या था मॉर्निंग? पॉइंट ऑफ टाइम। एक दिन के कितने भाग? 3 भाग, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। तो उसने कहाँ से शुरू किया? मॉर्निंग से। तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए अपने साथ इसने क्या लिया? निश्चित लिया। क्या लिया इसने? निश्चित लिया इसने। चलिए, और यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है हमारे पास प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब भी आपके सामने लगी है। और इस तरह से हमारे पास सेंटेंस देख रहे हैं कि कंप्लीट हो जाता है। निश्चित है, निश्चित को समझ लिया और हमने सिंगुलर और प्लूरल को समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अफर्मेटिव के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, जिसे हम पहले भी बता चुके हैं। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे। चलिए नेगेटिव पे बात करेंगे। जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव NEGATIVE, नेगेटिव की अगर बात करें, देखिए जनरली आपने सुना भी है, देखा भी है, कई बार बोला भी जाता है नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। कई बार आप नेगेटिव और पॉजिटिव को बड़े ध्यान से आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को बोलते हैं, और ये तो बड़ा फेमस है, आपने सुना बी पॉजिटिव, सुना होगा आपने अक्सर बी पॉजिटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मतलब सक्रिय रहना है आपको रहना है। और नेगेटिव में सब कहते हैं कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव ना सोचें आप किसी बात को। जैसे मान लीजिए, अरे यार तैयारी तो हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, 3-3, 4-4 ट्यूशन लगा रखे हैं, बहुत तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए, ऐसा ना हो कि असफल हो जाए। ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग है। ये हमारी क्या है? नेगेटिव थिंकिंग है। और नहीं, यानी कि जहाँ पर हमें असफलता का आभास होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। बट दूसरा बंदा आपके सामने खड़ा हुआ कहता नहीं नहीं, हमने मेहनत की है, ट्यूशन लगाए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अवश्य पास होंगे, अवश्य सफल होंगे, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को समझना है। नेगेटिव जब हम किसी पॉइंट को, किसी कार्य को, किसी बात को नकारते हैं, हम इसे रिजेक्ट करते हैं, और जब हम किसी पॉइंट को, बिंदु को हम स्वीकार करते हैं, वो हमारी पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में क्या करना हमें? नेगेटिव में हमें क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ड दी गई है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ड क्या है? हेल्पिंग वर्ड की अगर मैं बात करूं, हेल्पिंग वर्ड हमारे पास है हैज़ और हमारे पास है हैव। दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हमें यूज करना है नेगेटिव में। नेगेटिव में इस बात को भी हमें ध्यान देना है, बड़ा छोटा सा पॉइंट है। अगर सेंटेंस गलत होना है, आपको गलत करना है, एग्जाम पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सामने आते हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, बट गलती होती है। कई बार 99% गलती होती है, बहुत कम चांसेस में नो एरर होता है किसी सेंटेंस में। बहुत होता है, बड़े कम चांसेस होते हैं। और नो एरर लगाने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि जो नो एरर पॉइंट चुनता है, चार आपके ऑप्शन में से जो नो एरर पर टिक करता है, तो मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा दिल होता है या उसकी बहुत बड़ी तैयारी होती है। वही बंदा जाकर के नो एरर पर टिक करेगा या नन ऑफ द अबव में टिक करेगा, जिसकी या तो बहुत बड़ी तैयारी है या जिसका बहुत बड़ा दिल है। चलिए कैसे, यहाँ देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट आना है। यही आपका क्या है? एग्जाम पॉइंट की बात करें तो इस नोट को एग्जामिनर उठाएगा और यहाँ से वहाँ इसे उठक पटक करेगा और हमारी नज़रों के सामने होगा और हमें नज़र नहीं आता। यदि उसने इस तरह से आपको लगा करके दिया, ध्यान दीजिए, हैज बीन नोट, क्या लगाया उसने? हैज बीन नोट। तो क्या आपके हिसाब से सही है? क्योंकि हमारा जो वर्ड ऑर्डर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस अन्य, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। तो हमें समझना कहाँ है? हमारा समझने का पॉइंट यहाँ है, ये इस पॉइंट पे। यदि उसने नोट को जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिया है तो ये अपनी जगह ठीक है, करेक्ट है। और यदि उसने किसी कारण से इस तरह से यूज कर दिया है, नोट लगा दिया, हैज नोट, हैज बीन नोट, उसने यूज किया हैज बीन नोट, तो माय डियर ये यहाँ नोट, यहाँ पर ये आपको होना है नोट
नेगेटिव है, लगना है नॉट, लेकिन उसका स्थान बदल करके उस सेंटेंस को उसने गलत कर दिया है और यहाँ पर हमें समझना है। चलिए, तो कैसे लगाना है हमें? हैज नॉट बीन, क्या यूज करेंगे? हैज नॉट बीन यूज करेंगे। चलो एक सेंटेंस में लेता हूं मैं इसमें आपका, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी हैव नॉट बीन ओपनिंग, वी हैव नॉट बीन ओपनिंग द डोर। कब से? फॉर एन आवर। चलिए, एन आवर, यहाँ एक चीज और लूंगा मैं साथ में इसके, एन आवर की अगर उसने बात की है, देखिए ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो गया वी और प्लूरल वर्ब लगा है। नोट पे मैं बात कर रहा था, फोकस हमें जो करना है, एम्फसाइज जो हम कर रहे हैं, नोट को कर रहे हैं। नोट हमें कहाँ लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि बीन के बाद नोट लगा दें या हैव या हैज से पहले नोट लगा दें। अगर ऐसा करते हो, ये गलती से ऐसा हो जाता है तो सेंटेंस आपका खत्म, कुछ नहीं बचता फिर उसमें। चलिए, बीन ओपनिंग, वर्ब की फर्स्ट माइंड लगा, द डोर फॉर एन आवर। तो माय डियर, इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं, इसमें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ एन आवर क्यों लगा? ये एन आवर ही क्यों लगा? हम तो बात कर रहे हैं 1 घंटे की, तो 1 घंटे के साथ उसने एन यूज क्यों किया? ये बहुत बड़ा इतिहास है वैसे तो, अगर बात करें तो एक हिस्ट्री है। ए का यूज करना, एन का यूज करना, कहाँ करना, किसके लिए करना, ये आगे अगली वीडियोस में कहीं किसी पॉइंट पे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बट यहाँ चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ जब हम यहाँ ये लिखते हैं आवर, आवर से मतलब क्या होता है? यानी कि घंटे की बात हम कर रहे हैं। शुरू होगा कॉन्सोनेंट से, शुरू कैसे हो रहा? कॉन्सोनेंट से। बट आवाज जो निकालेगा, अगर हम इसे हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, आवाज जो निकालेगा तो बोलेगा आवर। लिखने पर हमारे पास जो हिंदी का अल्फाबेट है हमारा, उस अल्फाबेट में चला जाता है। कहाँ पर? ए या आ में चला जाता है। तो ए या हमारे पास क्या होता है? वो वोवेल होता है। क्या होता है? बाउल होता है। कुछ लोग बाउल बोलते हैं इसे, कुछ लोग वोवेल बोलते हैं इसे। सही प्रोनाउंसिएशन तो शायद इसकी बाउल है। चलिए, तो कहाँ जाता है? बाउल में चला जाता है। और बाउल में जाने के साथ साथ जब कहीं कोई वर्ड किसी बाउल से शुरू होता है, यानी कि किसी बाउल की आवाज निकालता है और शुरू कॉन्सोनेंट से होता है, तो हमें उसके साथ आर्टिकल क्या लगाना है? यानी कि आर्टिकल की बात करें, एन लगाना है। ये बात शायद मेरी बात समझ में होगी आपको। आगे बढ़िए, एक सेंटेंस और लेते हैं। सी हैज नॉट प्लेइंग द कार्ड। कब से? देखिए, सिंस 2 o'clock। ये हमारे पास सेंटेंस है। सी सिंगुलर हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, नॉट अपनी जगह आ गया, आईएनजी हो गया, कार्ड ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस निश्चित हो गया, और यहाँ 2 o'clock। अब बात करेंगे ओ क्लॉक पे। ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? ओ क्लॉक से मतलब होता है, इसका मतलब होता है बजे। क्या होगा? बजे। जैसे बोला जाता है 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, तो बजे की जब बात हम करते हैं तो उसके लिए ओ क्लॉक लगाते हैं। घंटे की बात करेंगे तो आवर लगाएंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव लेते हैं इसी का आगे का लास्ट पॉइंट। इंट्रोगेटिव की बात हम करेंगे। इंट्रोगेटिव, इंट्रो से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रो से मतलब होता है पूछताछ करना, इंक्वायरी करना। कहीं पर भी जब कहीं आप पूछते हैं इंट्रोगेटिव शब्द में कहाँ, कौन, कब, कैसे, इन वर्डों का जब आप यूज करते हैं कहीं पर भी अपनी बोलचाल में, तो सारा कुछ इंट्रोगेटिव होता है। जब आपने पूछा कहाँ जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव है। क्या खा रहे हो, इंट्रोगेटिव है। क्यों बैठे हो, इंट्रोगेटिव है। कब से बैठे हो, इंट्रोगेटिव है। कितने पैसे, इंट्रोगेटिव है। कहाँ से, इंट्रोगेटिव है।
कौन सा इंट्रोगेटिव है, ये सारी चीज़ें इंट्रोगेटिव में आती हैं और ये हमारा प्रश्न सूचक हो जाता है। चलिए उसके लिए हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस आपको बता रखा मैंने, दो प्रकार से शुरू होता है या दो प्रकार का होता है। एक सेंटेंस जो है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। क्या होगा, हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। दूसरा जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। दो प्रकार के हमारे पास सेंटेंस होते हैं। वर्ड ऑर्डर भी आपको इसका बेहतर याद होगा, क्योंकि हर एक टेंस में वर्ड ऑर्डर सेम ही रहेगा। जो फर्स्ट टाइप होगा वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन पे बड़ा ध्यान रखना है, बीन अपना स्थान नहीं देता, बीन आगे पीछे होता रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर, बट स्थान नहीं देता। चलिए कैसे हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद ही बीन आना है, बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को याद आ रहा होगा, मैंने बहुत बताया इस पे, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर आपका सिंस भी हो सकता है और यहाँ फॉर भी हो सकता है प्लस टाइम। ये हमारे पास हमारा इंट्रोगेटिव का वर्ड ऑर्डर होगा। और इसी तरह से नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस हमारा यही सेम हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हमें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने कॉपी पेंसिल लेके बैठे होंगे आप, नोटबुक लेके बैठे होंगे, उसे आप इस स्ट्रक्चर को बना भी सकते हैं। देखिए जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, वर्ड ऑर्डर याद नहीं होगा, तो सेंटेंस आपको परेशान कर सकता है। जब ये सारी चीज़ याद है तो सेंटेंस टच समझ नहीं हो सकता, प्रॉमिस इधर उधर नहीं होगा। चलो एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। कैसे, देखिए यस, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आई, मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा था, हैव आई बीन लिविंग इन दिस हाउस, कब से, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। दूसरा हो सकता है, देखिए अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या हो सकता है आपके पास, नेगेटिव में हैव यू नॉट बीन, हैव यू नॉट बीन वर्किंग, नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना उतना ही आवश्यक होता है किसी भी सेंटेंस में जितना सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। एक और देख लीजिए, क्या, वाई हैज सी, वाई हैज सी प्लेइंग देयर, कब से, वाई हैज सी, बीन छूट गया, इसमें हमें बीन को भी लगाना है। देखिए ध्यान रखना है, जब हमसे छूट सकता है तो आपसे भी छूट सकता है, यानी कि मिस हो सकता है। वाई हैज सी बीन प्लेइंग, देखिए हेयर, प्लेइंग हेयर, कब से, फॉर 1 week, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे। जब हमारा आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता सेंटेंस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें क्या की अंग्रेजी शो करता, जो वाक्य के शुरू में आता है। और यहाँ पर आई को बहुवचन इनके प्लूरल मानते हुए इसके साथ हमने हैव यूज किया है, बीन यूज किया है, लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, कब से, 2 वर्षों से। दूसरा, हैव यू नॉट बीन, अभी नोट आया है, नोट पे भी ध्यान देना है। यदि किसी सेंटेंस में नोट आ जाता है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें जस्ट सब्जेक्ट के बाद कहाँ लगाना है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमें नोट यूज करना है, नोट को इधर उधर नहीं करना है।
नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। एक सेंटेंस और देखिए, वाई, ये क्या क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है। वाई हैज शी बीन प्लेइंग हेयर फॉर 1 week, एक सप्ताह से। अब इसके साथ यहाँ अब ए यूज नहीं कर सकते या एन यूज नहीं कर सकते। कब से आप लिख सकते हैं किस तरह से कि ए वीक नहीं, 1 week यूज करेंगे यहाँ पर 1 week। चलिए, ये आज हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पढ़ाया है। इस चीज़ में बहुत छोटी छोटी पॉइंटों को हमने उजागर किया है, छोटे छोटे पॉइंटों को लिया है। ऐसा कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं पता हो और अन्य बच्चे को पता हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक पॉइंट पे हमने आपको ले गए हैं और उस चीज़ को बताया है। आप वीडियो को देखते रहें और समझते रहें और लाभ उठाते रहें। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है हमारी, तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।